नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी न्यूज। सुबह के 11 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर। सबकी नजर इस समय पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान और तमिलनाडु में हो रहे एक ही चरण में सभी मतदान पे। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग जारी। मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं और हुमायूं कबीर के बीच झड़प, तो वहीं मुर्शिदाबाद के ही डोमकल में टीएमसी पर वोटर्स को डराने धमकाने का आरोप। तमिलनाडु में नई सरकार चुनने के लिए मतदान केंद्रों में भारी भीड़। टीवी के प्रमुख विजय की मुख्य चुनाव आयुक्त से मांग, रात 8 बजे तक बढ़ाया जाए वोटिंग का समय। उनतीस अप्रैल के चुनाव के लिए बंगाल में लगा नेताओं का मेला। आज पीएम मोदी और अमित शाह संभालेंगे बीजेपी के प्रचार की कमान। ममता अभिषेक भी नई रणनीति के साथ तैयार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पश्चिम एशिया तनाव के बीच अमेरिका का बयान, संघर्ष विराम को लेकर कोई समय सीमा तय नहीं। ईरान ने कहा, हम जानते हैं अपने हितों की रक्षा करना। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस के सामने होगी चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती। लीग में तीसरी जीत के इरादे से उतरेंगी दोनों टीम। धोनी और रोहित की हो सकती है मैदान में वापसी। और जनादेश के जरिए आइए जानते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरें। और जनादेश में सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। उससे जुड़ी बड़ी खबर यहां मुर्शिदाबाद के नौदा से आ रही है, जहां बवाल मच गया है और इस समय इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्शन मोड में। टीएमसी कार्यकर्ताओं और हुमायूं कबीर के बीच ये झड़प हुई है। वोटिंग के दौरान उस वक्त बवाल मच गया जब हुमायूं कबीर एक इलाके में पहुंचे थे। निर्वाचन आयोग ने यहाँ रिपोर्ट मांगी है। वहीं हुमायूं कबीर जब इलाके में पहुंचे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद धक्का मुक्की हुई है और नारेबाजी भी हुई। और साथ ही आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद के नौदा में टीएमसी कार्यकर्ताओं और आम जनता उन्नयन पार्टी यानी कि एयूजीपी के संस्थापक हुमायूं कबीर के बीच झड़प हो गई है। मुर्शिदाबाद के नौदा की यह घटना है, जहां हुमायूं कबीर के समर्थकों और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच कहासुनी और हाथापाई हुई और धक्का मुक्की के बीच की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुर्शिदाबाद के नौदा की, जहां हुमायूं पर वोटर्स को प्रभावित करने का आरोप है। यहां इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, ये ताजा खबर है। बंगाल चुनाव में के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। वहीं इस तरह की घटना आई है मुर्शिदाबाद के नौदा से, जहां हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई है और सुरक्षा बलों ने हुमायूं कबीर को वहां से सुरक्षित निकाल लिया है। जगह शांतिपूर्ण में चुनाव हो रहा है, वोट डालने। लेकिन ये नौदा के दोनों बूथ 9 नंबर और 10 नंबर 9 और 10 दोनों बूथ में कुछ झमेला हुआ। रात भर कोई झमेला हुआ। लोकल पुलिस का बैग छीन लिया, आपको दिखा दिया। लोकल पुलिस को बैग छीन लिया। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कूच बिहार के तूफानगंज से ये बड़ी खबर है। बारोकदली इलाके में वोटर्स को धमकी मिली है और ये धमकी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि इन्होंने धमकी दी है। पुलिस ने हालांकि भीड़ पर अब काबू कर लिया है, लेकिन कूच बिहार में भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां वोटर्स को धमकी देने के आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं पे। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का जो पहला चरण है, जहां 16 जिलों के 152 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मुर्शिदाबाद हो या फिर कूच बिहार के तूफानगंज में इस तरीके की कुछ झड़पों की घटनाएं सामने आ रही है, जहां
आपको बता दें कि बारकोदली इलाके में वोटर्स को धमकी मिली है और ये धमकी देने के लिए टीएमसी पर आरोप लगाया गया है। पुलिस ने भीड़ पर काबू अब इस समय पा लिया है, लेकिन मुर्शिदाबाद और कूच बिहार से ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां कई जगहों पर इस समय छिटपुट घटनाओं की खबरें आ रही हैं, हिंसा की घटनाओं की खबरें आ रही हैं। और इससे पहले भी आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद के डोमकल के 217 नंबर बूथ पर मतदाताओं को डराने धमकाने के आरोप तृणमूल पर लगे हैं और टीएमसी पर आरोप है कि हथियार दिखाकर मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया है। वहीं सूचना मिलते ही चुनाव आयोग ने तुरंत कार्रवाई की है। इस समय हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, क्या ताजा अपडेट है? यहाँ मुर्शिदाबाद और कूच बिहार से कुछ ऐसी घटनाओं की जानकारी मिल रही है? भावना, देखिए, चुनाव आयोग पूरे एक्शन मोड में है। चुनाव आयोग पूरे एक्शन मोड में है और बंगाल में वोट के दिन घोषित होने के साथ साथ ही बंगाल की जनता को जो आश्वासन चुनाव आयोग की तरफ से मिला था, आज सुबह से अभी 11 बज चुका है। आज सुबह से कई सारी जगह पे जिस तरह से, चाहे वो लोकल पुलिस हो, चाहे वो राज्य पुलिस हो, चाहे वो सेंट्रल फोर्स हो, पूरे फोर्स जिस हिसाब से काम कर रहा है, उसी को देख कर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस बार की चुनाव सच में अलग है। परसेंटेज के हिसाब से परसेंटेज पहले 2 घंटे में बहुत अच्छा आया है, 18.76 वो काफी अच्छा माना जा रहा है। और ये कोच बिहार में जो घटना घटी है तूफानगंज इलाका में, ये डोमकल के जैसे ही वोटर्स को रोका जा रहा था और वोटर्स को रोके जाने की बाद जब खबर आई कि अवैध जमायत करके बैठे हैं तृणमूल के लोग, क्योंकि इस बार इसके ऊपर भी चुनाव आयोग के तरफ से एसओपी जारी किया गया था कि कोई आउटसाइडर्स, कोई ऐसी जमायत वहां पे नहीं होगा जो जमायत होनी नहीं चाहिए। उन सारे जमायत को हटाने की भी निर्देश था। तो खबर मिलते ही सेक्टर ऑफिसर के पुलिस ऑफिसर्स वहां पे पहुंचे और जो लोग वहां पे कैंप करके बैठे हुए थे उनको हटा दिया। दूसरी तरफ आप कोच बिहार का दीनहाटा का घटना ले लीजिए, वहां पे उदयन गुह जो तृणमूल के काफी प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, वो उदयन गुह के जो बेटे हैं सायंतन गुह, उनके साथ आईसी की एक झड़प हुई और एक बातचीत हुई, एक हॉट बातचीत हुई। उसका कारण ये है कि आईसी का कहना था कि पोलिंग बूथ के रास्ते पे टीएमसी जिस तरह से कैंप बनाकर बैठी है, ये कैंप नहीं रहेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो सायंतन गुह ने कहा कि क्यों नहीं हटाएंगे, आप सर्कुलर दिखाइए। तो इसके चलते आईसी ने उनको सर्कुलर भी दिखाया। लेकिन ये इस छवि को देखकर जो विपक्ष है उनका कहना है कि पहले ऐसा नहीं होता था, तृणमूल के जो लोग थे वो अपनी मनमानी करते थे, चुनाव आयोग के जो नियम है उन नियम को वो मानते नहीं थे। लेकिन इस बार हर एक नियम को, हर एक पॉइंट को लागू किया जा रहा है और ये निश्चित किया जा रहा है कि वोटर्स भय मुक्त होकर पोलिंग बूथ तक आए। और साथ ही साथ सौरभ, पिछले कुछ सालों में हमने देखा और पिछले कुछ चुनावों में हमने देखा है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में खासकर एक भय का माहौल होता है जिस दिन चुनाव ही होता है। नंदीग्राम की घटना को हम नहीं भूल सकते हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारियां की, पूरी तैयारियों के साथ चुनाव आयोग आया और वो साफ तौर पर ग्राउंड जीरो पर भी दिखता हुआ नजर आ रहा है आज। तो सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता हम तक बता रहे थे कि कूच बिहार और मुर्शिदाबाद में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां झड़पें हुई हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस समय एक्शन मोड में है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो वोटर्स हैं उनको धमकाने का आरोप उन पर लगा है। हालांकि पुलिस ने भीड़ पर काबू पा लिया। तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे थे कि कूच बिहार के तूफानगंज से ये खबर आ रही थी, ये तस्वीरें आ रही थी जहां कुछ झड़पों की जरूर तस्वीरें आपको दिखने को मिली है। बारकोदली इलाके में वोटर्स को धमकी मिली है, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है। पुलिस ने हालांकि भीड़ पर काबू पा लिया है। वहीं मुर्शिदाबाद में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है और मुर्शिदाबाद के बताया आपको तो नौदा में बवाल मचा है। टीएमसी कार्यकर्ताओं और हुमायूं कबीर के बीच झड़प की खबरें आई हैं। निर्वाचन आयोग ने यहाँ भी एक्शन मोड
लिया और वहां पर रिपोर्ट मांगी है। AUJP के संस्थापक जो है हुमायूं कबीर, उनकी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी। सौरभ, एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, मैं आपसे पूछ रही थी कि पिछले कुछ इलेक्शंस की बात करते हैं, पीछे जाते हैं और देखते हैं वहाँ की जब इतिहास को खंगाले तो कहीं ना कहीं जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, कहीं ना कहीं हिंसा का डर जरूर रहा है। नंदीग्राम को हम नहीं भूल सकते, उससे पहले भी कई बार ऐसे ही रहा है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने बड़ी मजबूती के साथ तैयारी की और बहुत पहले से तैयारी की थी। कई चेंजेस लेकर आए, चाहे वो वेबकास्टिंग को लेकर हो या CCTV लगाने को हो, ऑब्जर्वर्स हो, पर्यवेक्षकों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है। चुनाव आयोग इस बार दमदार तरीके से एक्शन मोड में है आज पश्चिम बंगाल में। भावना, देखिए, अगर आप हिंसा की बात करेंगे तो आप पिछले चुनाव में देख लीजिए, कोचबिहार में है शीतलकुची, वहां पे 4 लाशें गिर गई थी चुनाव में। तो वो घटना शीतलकुची कोचबिहार में घटा था। यहां तक के कोचबिहार में हर इलेक्शन में देखा जाता है कि दोनों पार्टी के बीच झड़प होती है, हाथापाई होती है। तृणमूल के खिलाफ जो विपक्ष के जो पार्टी है वो लगातार कंप्लेन करते हैं। और आप थोड़ा नीचे ना आइए, कोचबिहार से मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए जाना जाता है चुनाव के वक्त, चाहे वो डोमकल हो, चाहे या किसी और इलाका हो। हर इलाके, रानीनगर, डोमकल, ऐसे कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे मुर्शिदाबाद के, जहां पे लगातार हिंसा की घटना घटती है। शमशेरगंज की घटना आप ले लीजिए, आप सूती की घटना ले लीजिए, जंगीपुर की बात कर लीजिए। लेकिन फिर आप देखिए, मालदा इस फेज में है। मालदा में भी चुनाव के वक्त काफी सारे ऐसे घटना देखने को मिलता है। लेकिन इस बार अगर आप देखें, जंगल महल से लेकर पहाड़ तक, ये पहला फेज ऐसा है कि पहाड़ में भी इलेक्शन हो रहा है, जंगल महल में भी इलेक्शन हो रहा है। तो जंगल महल के जो 4 डिस्ट्रिक्ट। सौरभ, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन इंडिया अफ्रीका ओपन फोरम हो रहा है जहाँ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संबोधित कर रहे हैं। Colleagues and friends, Namaskar and a very good morning to all of you. I am very pleased to address you all at the formal unveiling of the logo, theme and website for the upcoming India-Africa Forum Summit. As you all know, many parts of India celebrated the New Year recently through festivals like Vishu, Puthandu, Pohela Baisakh, Baisakhi, etc. just a few days back. Now this is a season of renewal and of fresh beginnings, and we gather at this joyous moment to mark the next chapter of the enduring partnership between India and Africa through the India-Africa Forum Summit framework. Excellencies, friends, India-Africa relationship is rooted in our civilizational linkages, nurtured over centuries through trade, cultural exchanges, and human interactions. Our bonds were further strengthened as India stood in solidarity with Africa, with African nations in their struggle against colonialism. The story of India's freedom struggle is itself closely linked with that of Africa. Our shared history of struggle, of solidarity, of resilience, and of aspirations continue to shape our partnership. Today, Africa occupies a central place in India's foreign policy. India's engagement with Africa is guided by a clear vision, a vision rooted in the principle of equality, of mutual respect, and of shared progress. The Viksit Bharat 2047 and Africa's Agenda 2063 are both complementary roadmaps which are geared towards prosperity and progress through sustainable growth and inclusive development. The broad principles of our engagement with Africa were articulated by Prime Minister Modi in the Ugandan Parliament in 2018. Guided by them, our engagement has grown across all key pillars
with numerous high-level political interactions. I myself have made more than 20 visits to African countries, and our ministers of state many more. India has also expanded its diplomatic footprint in recent years by opening 17 new diplomatic missions across the African continent, taking the number of our missions there to 46. This clearly demonstrates our long-term commitment to engaging with every region of the continent. A defining feature of India-Africa relations is our shared vision for more inclusive and representative global order. India has consistently supported Africa's rightful place in global governance. A seminal step in that direction was the inclusion of African Union's permanent membership in the G20 during India's presidency in 2023. This reflects our firm belief that the voices of Global South must shape global governance in times to come. Our cooperation extends in areas like climate action, renewable energy, resilient infrastructure, environmental conservation, and a more sustainable future for Africa. After all, African nations are key partners in Indian-led global initiatives such as the International Solar Alliance, the Global Biofuel Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and the International Big Cat Alliance. India has emerged as one of Africa's largest trading partners and bilateral investors. Trade and mutual investments have seen a robust growth in recent years, driven by strong economic complementarities. Our record in this regard speaks for itself. India has placed development cooperation and capacity building programs at the core of our partnership with Africa. This partnership is aimed at African priorities and local ownership. The African continent is the largest recipient of Indian overseas development support beyond our immediate neighborhood. In the last decade, through concessional lines of credit, through grant assistance and capacity building initiatives, India has supported a wide range of projects, including in energy, agriculture, water supply, transport, healthcare, education, and digital connectivity. India has also been at the forefront of training African candidates under its flagship ITEC, that is India Technical and Economic Cooperation Program, and by offering ICCR scholarships. The Indian Institute of Technology in Zanzibar, the National Forensic Science University in Uganda, the Entrepreneurship Development Center in Rwanda, and various centers of information technology in several African countries. All these are examples of our people-centric cooperation aimed at nurturing talent and building capacities. Besides the 3 million strong Indian diaspora across Africa, continues to serve as a living bridge between our societies, strengthening economic ties and deepening cultural understanding. Friends, defense, security, and maritime cooperation play an important role in our engagement. Driven by the Vision Mahasagar, we are working closely with many of you to ensure the security and stability of the Indian Ocean region, combat piracy, promote safe and open sea lanes, and collaborate in UN peacekeeping operations. Going forward, we are pushing new frontiers in digital, fintech, and innovation, reshaping economies across the African continent. We look forward to stronger focus on co-creation, mutual investments, and joint innovation aligned with our respective long-term development frameworks. In this background, the forthcoming India-Africa Forum Summit
truly present platform to shape the next phase of our partnership, one that is more ambitious, one that is more inclusive, and one that is more future-oriented. It will enable us to exchange best practices, to share successful experiences, and to discuss common challenges. The spirit for IAFS 4 is IA Spirit, that is India-Africa Strategic Partnership for Innovation, Resilience, and Inclusive Transformation. Spirit captures the essence of a relationship that goes beyond transactions and is marked by shared values, mutual respect, solidarity, and collaboration. Carrying forward this vision, the summit features the lion, uniquely native to both India and Africa, symbolizing pride, courage, and a shared identity. It brings together the maps of our two regions, once united in a single landmass. Our partnership seeks not just economic growth, but meaningful transformation. It is about empowering people, strengthening institutions, and creating opportunities. As the world navigates through complex geopolitical and geoeconomic challenges, our partnership assumes particular significance. It will be a message of stability in a turbulent world, of reliability in an uncertain one, and of solidarity in difficult times. Together, India and Africa are not just partners in development, we are partners in shaping a better world. I thank you for your attention. आप देख रहे थे नई दिल्ली से सीधा प्रसारण, जहां इंडिया अफ्रीका फोरम समिट आने वाली है और उससे पहले लोगो, थीम और वेबसाइट का लॉन्च हुआ है, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संबोधन दे रहे थे, जहां भारत अफ्रीका के संबंधों के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने बताया और साथ ही कहा कि किस तरीके से भारत एक साथ खड़ा रहा है अफ्रीका के साथ, एकजुटता के साथ, और साथ ही साथ कई मिशंस के बारे में भी डॉक्टर जयशंकर ने बात करी और कैसे भारत और अफ्रीका के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए ये जो फोरम समिट आने वाली है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद भी चुनावों से जुड़ी खबरें आप तक लेकर आते रहेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए मतदान इस समय चल रहा है, साथ ही साथ चल रहा है तमिलनाडु में भी एक ही चरण में मतदान, 152 सीटों पर पश्चिम बंगाल में, वहीं तमिलनाडु में 234 सीटों पर। और तस्वीरें दार्जिलिंग की आपको दिखा रहे हैं, जहां कतारें साफ तौर पर दिखा रही है कि मतदाताओं में इस समय साफ तौर पर उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि गर्मी जरूर है, लेकिन मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और महिलाओं की लंबी कतार यहाँ आप देख रहे हैं। दार्जिलिंग जो मशहूर है अपने चाय बागानों के लिए, और साथ ही साथ जब चाय पर चर्चा होती है तो चाय बागानों और चाय बागानों में जो श्रमिक काम करते हैं उनकी आवाज़ भी कहीं ना कहीं यहीं से निकलती है। और दार्जिलिंग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आज पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि 16 जिलों की 152 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, उसमें दार्जिलिंग भी एक प्रमुख विधानसभा सीट है जहां मतदान इस समय जारी है। और ये लंबी कतारें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि मतदाता यहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दार्जिलिंग के एक पोलिंग बूथ पर हमारे संवाददाता दिव्यांशु मल्होत्रा इस समय मौजूद है, आइए उनका रुख करेंगे। दिव्यांशु, तस्वीरों के जरिए तो हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि मतदाताओं में उत्साह है, लेकिन यहाँ के क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र के मुद्दों की बात करें और किस तरीके से यहाँ चुनावी रण में दोनों तरफ से, टीएमसी और बीजेपी की तरफ से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है, किस तरीके का प्रचार रहा और आज ग्राउंड जीरो पे मतदाताओं का जोश कैसा दिख रहा है?
देखिए बिल्कुल भावना, आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्थ बंगाल की ये सीट है और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है। असेंबली सीट का नाम बताऊं तो माटीगुड़ा जो है नक्सलबाड़ी, ये सीट का नाम है। और इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बॉर्डर्स जो हैं वो काफी पास हैं। बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर पास है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो करीब 15 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और नेपाल बॉर्डर की बात करें तो करीब 25 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो जो बॉर्डरिंग इश्यूज होते हैं वो यहाँ पर इस पूरे इलेक्शन के दौरान जो है वो उठते हुए नजर आए। सबसे बड़ा इशू तो माइग्रेशन का होता है, क्योंकि बॉर्डर्स नजदीक हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं भारत में दाखिल होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा स्मगलिंग का इशू है, क्योंकि ड्रग स्मगलिंग जो है वो बांग्लादेश और नेपाल के जरिए भारत में काफी ज्यादा होती है। ऐसे में इस पूरे इलेक्शन के दौरान जो है वो भाजपा ने इस बात का दावा किया है कि अगर उनकी सरकार यहां पर बनती है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो मेंटेन की जाएगी और बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी है वो अच्छी की जाएगी। इसके अलावा आपने टी गार्डन का जिक्र किया, तो ये जो पूरा बेल्ट है, चाहे वो माटीगुड़ा नक्सलबाड़ी सीट हो या फिर सिलीगुड़ी हो या फिर पूरा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हो, यहां पर बड़ी संख्या में टी गार्डन है। उनमें बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो काम करते हैं। ऐसे में डेली वेजेस से लेकर उनके इशू हैं। इसके अलावा बाकी और इश्यूज हैं जो टी गार्डन के मालिक हैं उनके भी कई सारे इश्यूज हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे बेल्ट में जो है मिक्स पॉपुलेशन है और कई सारे इश्यूज जो है इस पूरे इलेक्शन के दौरान जो है वो उठते हुए नजर आए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि नॉर्थ बंगाल में 54 सीटें हैं, उसमें से करीब 32 के आसपास सीटें टीएमसी के पास हैं और करीब 22 के आसपास सीटें जो हैं वो भाजपा के पास हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा को इस बार ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ बंगाल में अगर मेहनत की जाए तो इस बार विधानसभा का जो रास्ता है वो दूर नहीं होगा। और यही वजह है कि नॉर्थ बंगाल में काफी ज्यादा मेहनत इस बार भाजपा ने की है। पर्टिकुलर अगर हम इस सीट की बात करें, माटीगुड़ा नक्सलबाड़ी सीट की बात करें, तो यहां पर लंबे समय से सीपीआईएम का ये गढ़ होती थी और लेफ्ट पार्टी के विधायक यहां पर बनते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीता, 2016 में टीएमसी और अब 2021 में जब आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुआ तो भाजपा का विधायक यहां पर चुनता हुआ नजर आया। तो कुल मिला के जो क्लास का सबसे वीक बच्चा हुआ करता था वो आज क्लास का टॉपर बन गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार इलेक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मेरे पीछे आप महिलाएं देख रहे हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और इस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन की मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह से मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में महिलाएं तो यहां पर पहुंच रही हैं, लेकिन यहां पर जो पोलिंग की गति है वो काफी स्लो है, यानी कि स्लो पोलिंग यहां पर हो रही है और इसी का खामियाजा यहां पर जो तमाम महिलाएं हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरी एक महिला से बात हुई थी 10:30 बजे के बुलेटिन में, वो महज अब 11:30 बजे के आसपास 5 कदम ही आगे बढ़ पाई हैं। तो पोलिंग की गति किस तरह से चल रही है इस बात का अंदाजा भी यहां पर लगाया जा सकता है। आप दिव्यांशु, माटीगुड़ा नक्सलवादी सीट पर है, यहाँ किस तरीके का चुनावी माहौल है और किसके बीच कांटे की टक्कर है? कौन कौन उम्मीदवार यहाँ इस बार चुनावी रण में है? देखिए बिल्कुल, नक्सलबाड़ी सीट की मैं अगर आपको बात बताऊं तो ये ऐतिहासिक सीट है बंगाल की। 1967 में यहाँ पर नक्सलबाड़ी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद से ही माफ कीजिएगा, जो सीपीआईएम है और जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनका ये गढ़ मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता लोगों ने जो है लेफ्ट पार्टियों को दरकिनार कर दिया, लेफ्ट पार्टियां यहाँ पर हाशिए पर आ गई और उसके बाद टीएमसी को भी मौका दिया गया। लेकिन टीएमसी भी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और यही वजह है कि 2021 में भाजपा को यहां पर लोगों ने पसंद किया और भाजपा का विधायक यहां पर बनता हुआ नजर आया। तो कुल मिला के इस बार की बात करें तो मौजूदा विधायक जो है उनको टिकट दिया गया है और यही लोगों से वो भी अपील करते हुए नजर आते हैं कि जो भी इश्यूज रह गए हैं वो अगर उनकी सरकार बनती है तो उनको भी रिजॉल्व यहां पर किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो हमारे पुलिस के सोर्सेज हैं उनसे हमें मिली है कि पास की जो सिलीगुड़ी विधानसभा सीट है वहां पर एक ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहां पर टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कुछ इस तरह का बवाल किया है। वहां पर फिलहाल तनाव की स्थिति है। तो एक इंपॉर्टेंट मैं जानकारी आपको और देना चाहूंगा जो कि सोर्सेज के थ्रू हमें मिली है फिलहाल। बिल्कुल, यहाँ पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कुछ छुटपुट इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान इस समय चल रहा है। करीब करीब देखें तो 7 बजे से लेकर अब तक 11 साढ़े 11 बजे तक का समय हो गया है और जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही है उसमें यही दिख रहा है कि उत्साह चरम पर है। 18.67% का मतदान जो है वो प्रतिशत, हालांकि जो लेटेस्ट फिगर्स है वो ये बता रही है। फिलहाल दिव्यांशु, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
पश्चिम बंगाल में एक तरफ पहले चरण की वोटिंग हो रही है तो वहीं दूसरे चरण का चुनाव जो है वो 29 तारीख को है और उस दिन के लिए भी तमाम राजनीतिक दलों ने खास रणनीति तैयार कर ली है। टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा बंगाल में देखा जा रहा है और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी प्रचार मैदान में धुआंधार रैली और रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज कृष्णानगर में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे, वहीं मथुरापुर में दूसरी विशाल जनसभा होगी। चुनावी सरगर्मी यही थमने नहीं वाली। शाम को हावड़ा की सड़कों पर एक रोड शो भी होगा और बीजेपी के पक्ष में शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। तो एक तरफ जहां आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां दिखेंगी, वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी आज बंगाल में ही है और ये 29 अप्रैल के चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। एक के बाद एक दोनों नेताओं की जनसभा और रोड शो होंगे। इस दौरान बीजेपी अपने संकल्प पत्र को फिर लोगों के सामने रखेगी और लोगों से अपील करेगी कि वे उन्हें वोट करें। एक तरफ बीजेपी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी और कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रही है, उनके साथ अभिषेक बनर्जी भी लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्होंने रख दी है। तो 29 अप्रैल दूसरा चरण जो है उसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां इस समय करी जा रही हैं। राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और जो कुछ समय बाकी है उसमें डोर टू डोर हो, चुनावी प्रचार हो, धुआंधार रैलियां हो, सभी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार बंगाल का किला कौन फतेह करेगा, बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या होगा परिवर्तन या फिर ममता दीदी चौथी बार बनेंगी यहाँ मुख्यमंत्री। ये तो जनता जनार्दन तय करेगी और 4 मई को जब मतगणना होगी तो साफ हो जाएगा कि जो आज अग्नि परीक्षा हो रही है और 29 अप्रैल को होगी उसमें कौन जीत हासिल करेगा। आइए अब मिशन साउथ की बात करते हैं तो तमिलनाडु की 234 और पश्चिम बंगाल की 152 विधानसभा सीटों के साथ महाराष्ट्र की 2 और गुजरात की 1 सीट पर भी आज उपचुनाव हो रहे हैं। तीनों सीटों पर तत्कालीन विधायक के निधन के कारण ये उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर सभी की नजर है क्योंकि अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि अजीत पवार के प्लेन क्रैश में निधन के बाद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सुनेत्रा पवार के कंधों पर है। साथ ही वो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम का पद भी संभाल रही है। आज सुबह मतदान के लिए जाने से पहले सुनेत्रा पवार ने अजीत पवार के स्मृति स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने बारामती की जनता के लिए एक भावुक संदेश भी दिया। पिछले 60 सालों से हम पवार कुटुंबीय के साथ रही है, सपोर्ट किया है और ये जो इलेक्शन है वो दादा के बिना हो रहा है, इसलिए सब ये इलेक्शन बारामती के लोगों ने अपने हाथ में ही लिया है। और तमिलनाडु के चेन्नई में मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं की है। हमारे संवाददाता निशांत राय ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया और लोगों से वहां का सेंटिमेंट जानने की कोशिश की। चेन्नई की विरुवाकम विधानसभा में इस समय मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जो वोटर्स हैं ये अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और एक लंबी लाइन लगी हुई है। और बात करें कोयम्बडू, ये बूथ है और इस बूथ पर बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से यहाँ पर वोटर्स ने आना शुरू कर दिया था। तमिलनाडु में इस बार वोटर्स में काफी उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि लाइन कितनी लंबी है। महिला, पुरुष और नए एज के युवा भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और ये पोलिंग बूथ की आपको तस्वीर दिख रही है जहां पर मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है, उनसे जानते हैं। सर, आपने अपना वोट कास्ट कर दिया, क्या कहेंगे? जो हमारा वोट है उनको सुबह सबसे पहले आके डालने का है। जो यंगर जनरेशन है उनको सब वोट अच्छा डालने का है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, डालने का है। सब आओ, डालो। और इलेक्शन कमीशन का जो अरेंजमेंट है बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। इलेक्शन कमीशन ने इस बार काफ़ी बेहतर व्यवस्था की है ताकि लोग जो है अपना वोट कास्ट कर सके और
कहीं ना कहीं लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लोग अपनी सरकार चुन रहे हैं और सरकार चुनने के लिए जनता आगे बढ़कर आगे आ रही है। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, चेन्नई। तमिलनाडु की बात करेंगे, जहां टीवी के प्रमुख और पेरंबूर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार विजय अपना वोट डालने के लिए चेन्नई में एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। इसी के साथ उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखकर मतदान का समय 2 घंटे बढ़ाकर रात 8 बजे तक करने का आग्रह भी किया है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि यात्रा में रुकावटों और लंबी कतारें होने के कारण देर से पहुंचने वाले मतदाताओं के लिए मतदान का समय रात 8 बजे तक बढ़ाया जाना चाहिए। और आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कोलाथुर से डीएम के उम्मीदवार एमके स्टालिन ने चेन्नई के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उनके साथ उनके बेटे और उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने भी वोट दिया। उदयनिधि इस समय चेपॉक तिरुवल्लीकेनी विधानसभा क्षेत्र से डीएमके के उम्मीदवार है। इस दौरान स्टालिन के पूरे परिवार ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मय्यलापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तमिलसाई सौंदरराजन ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और तमिलनाडु चुनाव में केंद्रीय मंत्री और अविनाशी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार एल मुरुगन ने अपना वोट डाला। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने शिवगंगा के कराईकुड़ी स्थित एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं जहां एल मुरुगन और पी चिदम्बरम ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अभिनेता रजनीकांत ने चेन्नई में स्टेला मैरिस कॉलेज के बूथ नंबर 237 पर अपना वोट डाला। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो वहीं मक्कल निधि मय्यम एमएनएम प्रमुख कमल हासन अपनी बेटी और अभिनेत्री श्रुति हासन के साथ अलवरपेट स्कूल में एक मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने अपना वोट डाला। तो तमिलनाडु में आज आपको बता दें कि एक ही चरण में 234 सीटों पर आज मतदान जारी है। आप ये देख रहे हैं कि कई अभिनेता जो साउथ इंडस्ट्री के हैं वो वहां पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जहां रजनीकांत हो, कमल हासन हो, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। अपने परिवार के साथ वे वहां पहुंचे। भारी भीड़ यहां देखने को मिल रही है कि एक झलक पाने के लिए, कमल हासन की एक झलक पाने के लिए यहाँ लोग उत्सुक नजर आ रहे थे, लेकिन सभी इस समय अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। चेन्नई से हमारे संवाददाता निशांत राय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निशांत, आप सुबह से ही वहां मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से हमें पल पल की खबरें दे रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें 7 बजे से लेकर अब तक 11:30 बजे तक का समय हो गया है, किस तरीके से रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है? मतदाताओं में क्या उत्साह बढ़ा है? देखिए, सबसे पहले मैं भावना आपको अपडेट दे दूं कि 37.56% के लगभग 11 बजे तक जो वोट प्रतिशत है ये निकलकर सामने आया। और अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इरोड जो जिला है वहाँ लगभग 41% लोगों ने वोट डाला है, यानी कि इरोड 40 से ऊपर जा चुका है। इसी तरीके से करूर जो है 39.70 है। और अगर बात की जाए नामाक्कल में 41.41% जो है वो वोट डाले गए हैं। सेलम में 40.56% वोट डाले गए हैं, यानी कि तमिलनाडु के कई जिलों में। और त्रिपुर की बात करें तो वहाँ 42.45% वोट डाले गए हैं। तो 11 बजे तक का ये आंकड़ा है। चूंकि तमिलनाडु में गर्मी बहुत होती है दोपहर के समय में, तो वोटर्स ने सुबह से ही लंबी कतारें लगाकर और जब तक धूप और गर्मी हो उससे पहले एक बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ तक जाकर अपना मतदान किया है, जिसकी वजह से ये बेहतर परसेंटेज निकल कर सामने आ रही है। जो चुनाव आयोग ने मेहनत की थी, जो जागरूकता अभियान चलाए थे, जो पोलिंग बूथ पर आम नागरिकों के लिए फैसिलिटी सेंटर बनाए थे, उसका ये असर है कि दोपहर 11 बजे तक तमिलनाडु में लगभग 40% के आसपास मतदान हुआ है। ये बड़ी कहा जा सकता है कि 38% के आसपास मतदान हुआ और कई जिलों में 40%, तो एक बड़ी उपलब्धि है चुनाव आयोग की। और अगर इसी तरीके से ट्रेंड चलता रहा तो जो पिछली बार का वोटर टर्नआउट का हो सकता है कि तमिलनाडु में इस बार
बड़ा परिवर्तन दिखे। एसआईआर के माध्यम से जो यहाँ पर वोट ठीक किए गए, लगभग 1 करोड़ जो वोट थे वो यहाँ पर कटे थे। जो लोग यहाँ पर जिनके डबल वोट थे या जो मर चुके थे, ऐसे तमाम वोटों को दरकिनार किया गया था। इस बार जो वोट हैं वो बेहद संतुलित हैं और ऐसे में अगर सुबह 11 बजे तक ये आंकड़ा 38% के आसपास पूरे तमिलनाडु का आ रहा है तो उम्मीद की जा सकती है कि शाम जो 6 बजे तक ये वोटिंग होगी तो एक बड़ी संख्या में हमें नजर आएगा कि पिछली बार का हो सकता है कि वोटर टर्नआउट का रिकॉर्ड इस बार तमिलनाडु तोड़े। तमिलनाडु के अगर इतिहास की बात की जाए, चुनावों के इतिहास की, तो मुख्यतः डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके का ही मुख्य मुकाबला रहा है। इसके साथ बीजेपी और कांग्रेस अपने दल के साथ गठबंधन को मजबूत करती हुई जरूर नजर आई है, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। अभिनेता से नेता बने जो विजय हैं उन्होंने भी वोट डाला है। इस बार मुकाबला रोचक इसलिए है क्योंकि विजय की एक एंट्री हुई है और टीवीके के जरिए कहीं ना कहीं वो वोट बैंक जो है उसमें सेंध लगाते हुए नजर आएंगे। देखिए, इससे पहले भी तमिलनाडु की सियासत में कई एक्टर्स आए जिन्होंने कमाल दिखाया। वो तो एमजीआर और जयललिता ही हैं जो यहाँ सत्ता तक पहुँचे। हालांकि अगर बात करें तो कुछ जो एक्टर थे वो नेता प्रतिपक्ष तक पहुँचे या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन विजय ऐसे दौर में आए हैं जब सोशल मीडिया का दौर है। सबसे बड़ी बात है कि जैन जी का दौर है और विजय ने खुद को जैन जी के लीडर के तौर पर अगर बात की जाए तमिलनाडु में पेश भी किया। उसका उनको कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात जरूर है कि तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं जो तमिलनाडु को अच्छे तरीके से समझते हैं, कोई भी खुलकर भविष्यवाणी करने से बच रहा है कि विजय कितने % वोट ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विजय को वोट कौन सा मिलेगा। क्या डीएमके का जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो विजय के पास जाएगा या एआईडीएमके को जो एंटी इनकम्बेंसी वोट मिलना है वो कटकर विजय के पास जाएगा कि आखिर विजय के पास वोट कौन सा जाएगा। साथ ही जो युवा वर्ग है लगभग 14.5 लाख। निशात, यहाँ विजय कहीं ना कहीं माना जाए का गेम चेंजर के तौर पर देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, विजय एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कई बार हमने बिहार में देखा था प्रशांत किशोर को, वहाँ भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। और कई राज्यों में इस तरीके के उदाहरण आए हैं, लेकिन कई बार ये पूरी तरीके से चीज़ें फ्लॉप भी होती हैं। वो भी हमने देखा था कि प्रशांत किशोर बड़ी बदलाव बिहार में नहीं कर पाए थे, केवल कुछ हिस्सों में एक वोट कटुआ के तौर पर वो जाने गए। ऐसे में एक्टर विजय क्या वोट कटुआ बनते हैं या एक बड़ा बदलाव लाते हैं, गेम चेंजर की भूमिका में आते हैं? तो ये तमाम जो सवाल हैं इनके जवाब मिलेंगे 4 मई को, लेकिन फिलहाल कयासबाजी तमिलनाडु में यही है कि मामला त्रिकोणीय है। मामला त्रिकोणीय, लेकिन साथ ही साथ जो द्रविड़ काल रहा है उसके वर्सेस एआईएडीएमके जो है वो भी बड़ा रोचक मुकाबला लग रहा है। सत्ता परिवर्तन होगा या डीएमके अपनी सत्ता पर काबिज रहेगी, इसको लेकर अगर चुनावी मुद्दों की बात की जाए निशांत, तो कौन कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जो इस बार तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में छाए रहे, जिसको लेकर लग रहा है कि जनता इस बार मूड बना चुकी है? देखिए, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि द्रविड़ काल रहा, जैसे डीएमके और एआईएडीएमके, और द्रविड़ काल की पॉलिटिक्स यही रही है तमिलनाडु की तमिल को प्राथमिकता दी जाए, दूसरा तमिलनाडु की अलग पहचान हो, तीसरा यहाँ पर भाषाई जो चीज़ें थोपी ना जाएं। लेकिन इस इलेक्शन में ये सारी बातें केवल और केवल डीएमके ने की। एआईएडीएमके डेवलपमेंट की बात कर रही थी, डीएमके के करप्शन की बात कर रही थी, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही थी। मतलब 2 द्रविड़ राजनीतिक दल हैं, उसमें से एक द्रविड़ राजनीतिक दल खुद को, जो द्रविड़ की पुरानी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी उससे खुद को दूर रख रही थी। और एक कहा जा सकता है कि अब यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। खासकर विजय का भी कुछ इसी तरीके से चुनावी कैंपेन था। और इसमें सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी जो कि एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, सीधे तौर पर उसका ये था कि हम डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। तमिल अस्मिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि तमिल भाषा की जहां तक बात है तो हमें गर्व है कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी तमिलनाडु की और तमिल को लेकर प्रधानमंत्री अपनी बात कह चुके हैं। तो ऐसे में इस बार यहाँ पर मुद्दे जो है पूरी तरीके से अलग थे जो हर बार 5 सालों में हम देखते थे। तो दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा बिल्कुल, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जो इस बार छाए रहे हैं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। देखना होगी कि जनता जनार्दन
किसको वोट करती है। 234 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और 11 बजे अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अच्छी परसेंटेज यहाँ दिखती हुई नजर आ रही है, 38%। फिलहाल निशान, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे आते अपडेट लेते रहेंगे यहाँ। लेकिन पश्चिम बंगाल में किस तरीके से चुनाव का माहौल है ये आपको बता देते हैं। सुबह 11 बजे तक यहाँ 41.11% मतदान हो चुका है। तो पश्चिम बंगाल की लेटेस्ट फिगर्स आप तक दे रहे हैं, जहाँ 11 बजे तक 41.11% मतदान, यहाँ पर भी अच्छा परसेंटेज देखने को मिल रहा है। अगर 11 बजे तक की बात की जाए तो बांकुरा में बात करें तो बांकुरा में सबसे ज्यादा इस मतदान की स्थिति दिखती हुई नजर आ रही है। 43.22% मतदान बांकुरा में हुआ है। वहीं बीरभूम की बात करें तो 41.92% यहाँ हुआ है। कूच बिहार की बात करें तो 38.67% मतदान, वहीं दक्षिणी दिंजापुर में 41.17% मतदान हुआ है। तो ये तमाम फिगर्स साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में दोनों तरीके से देखा जाए तो सुबह 11 बजे तक का परसेंटेज, एक अच्छा परसेंटेज यहाँ दिखता हुआ नजर आ रहा है। वोट मीटर देखिए आपको क्या बता रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको वोट मीटर ये दिखा रहा है कि मतदान प्रतिशत 41.11%। पश्चिम बंगाल में बांकुरा में सबसे ज्यादा 43.22%। उसके बाद बारी आ रही है बीरभूम की। बीरभूम सभी दूसरे नंबर पे चल रहा है, 41.92%। सुबह 11 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है। वहीं कूच बिहार तीसरे नंबर पर 38.67%। सुबह 11 बजे का ये वोटिंग परसेंटेज, जहां आपको तस्वीरों के जरिए भी हमने दिखाया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में सुबह से ही कतारें लगी हुई हैं और साफ तौर पर ये उत्साह दिखा रहा है कि पहले मतदान और फिर जलपान। तमिलनाडु की तस्वीर देखिए, तमिलनाडु के ये ग्राफिक मीटर आप देख रहे हैं, वोट मीटर दिखा रहा है सुबह 11 बजे का 37.56% मतदान प्रतिशत हो चुका है। अब तक करीब इसको 40% के तौर पर देखा जा रहा है। अरियालपुर में 36.11% मतदान हुआ है, सबसे ज्यादा अरियालपुर में हुआ है। फिर चेन्नई की बात करते हैं, चेन्नई 35.47% मतदान सुबह 11 बजे तक। कोयम्बटूर में 38.62% मतदान हुआ है। और ये देखिए तमाम साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। कमल हासन हो, उनकी बेटी श्रुति हासन अपने परिवार के साथ यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ जनादेश में फिलहाल इतना ही। आगे भी आपको जनादेश से जुड़ी हुई तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जंक फूड को लेकर अहम एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने आगाह किया कि आज की व्यस्त दिनचर्या में बढ़ती जंक और पैक्ड फूड की आदत सेहत के लिए गंभीर खतरा बन रही है, क्योंकि इनमें तेल, नमक और चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जबकि जरूरी पोषक तत्व बेहद कम होते हैं। मंत्रालय के अनुसार एक स्वस्थ वयस्क के लिए रोजाना 5 ग्राम नमक, 20 से 25 ग्राम चीनी और 25 से 30 ग्राम तेल पर्याप्त है। एडवाइजरी में जंक फूड की जगह ताजे फल, सूखे मेवे, भुने चने, मूंगफली और घर के बने पेय पदार्थ अपनाने की सलाह दी गई है। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए मौसमी फल, सब्जियों और रंग बिरंगी थाली को रोजमर्रा के भोजन में शामिल करने पर जोर दिया गया है। कुपोषण से लड़ने के लिए मोदी सरकार ने पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया है, जो पूरे देश में बच्चों और महिलाओं को सही पोषण के प्रति जागरूक कर रहा है। इस पहल के तहत बीकानेर और केकड़ी में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पोषण पखवाड़ा अब एक जन आंदोलन बन चुका है, जो लोगों की सोच और आदतों में बदलाव ला रहा है। देखिए इस अभियान की सफलता पर खास रिपोर्ट। राजस्थान में पोषण पखवाड़े के तहत कुपोषण को दूर करने और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया। बीकानेर में आयोजित पोषण मेले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों और स्थानीय महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
इस साल की थीम जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना रखी गई है, जिसमें बच्चों को शुरुआती 1000 दिनों में पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और स्वस्थ आदतों पर विशेष जोर दिया गया। पोषण पखवाड़ा मनाने का उद्देश्य हमारा ये है कि समाज के अंदर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी मतलब जागरूकता लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना। मेले में मोटे अनाजों से बने व्यंजन खास आकर्षण का केंद्र बने। बाजरा, ज्वार और रागी से तैयार लड्डू, खिचड़ी और दलिया जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थों के जरिए ये संदेश दिया गया कि स्थानीय आहार ही बच्चों के बेहतर विकास की कुंजी है। कि जो आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण दिया जाता है उससे खाली वो उसी रूप में नहीं खाए, अलग अलग रेसिपी बना के खा सकते हैं और उनको हम बताते हैं कि इन चीजों से ये चीजें अपन बना के खा सकते हैं। ये पोषण माह और पोषण पखवाड़ा आयोजित किया जाता है, जिसमें 15 दिन की बैठकें आयोजित की जाती है। महिलाओं को मतलब एनीमिया, सुपोषण, वृद्धि निगरानी, स्वास्थ्य जांच, पोषण आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। वहीं राजस्थान के केकड़ी में भी पोषण पखवाड़े के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के साथ साथ उन्हें संतुलित आहार, स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जानकारी दी गई। इसमें ज्यादातर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए मानसिक विकास के लिए ये पोषण की चीजें खिलाने से इनका विकास होता है। स्थानीय महिलाओं ने भी इस पहल की सराहना की है। उनका कहना है कि इस अभियान से उन्हें बच्चों के सही पोषण और देखभाल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। मेरे 2 बच्चे ट्विंस है, तो दोनों को मैं यहाँ आंगनबाड़ी भेजती हूँ और इनको क्या खिलाना, क्या पिलाना, इनके लिए क्या सही चीजें हैं जिससे इनका विकास 6 वर्ष तक डेवलप हो सके अच्छे से। बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, दाल वगैरह ऐसी कुछ चीजें खानी चाहिए। बच्चों को भी पोषण मिलता है, अपन को भी पोषण मिलता है और फालतू की बीमारियां भी नहीं आती है। जीवन के पहले 1000 दिनों के बारे में इसमें बताया जाता है, जिसमें शारीरिक मानसिक विकास के लिए बताया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोषण पखवाड़ा अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जो न केवल जागरूकता फैला रहा है बल्कि लोगों के व्यवहार में भी बदलाव ला रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के ये प्रयास कुपोषण मुक्त समाज और स्वस्थ भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत सरकार की अटल पेंशन योजना ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 21 अप्रैल 2026 तक इस योजना में कुल नामांकन 9 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में ही 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा नए लोग इस योजना से जुड़े हैं, जो अब तक का सबसे ज्यादा वार्षिक नामांकन है। यह योजना खासतौर पर गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। 2015 में शुरू हुई इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 रुपए तक की गारंटीड पेंशन मिलती है। साथ ही सदस्य की मृत्यु के बाद जीवन साथी को भी पेंशन का लाभ मिलता है। इस योजना का लाभ 18 साल से 40 साल के बीच के लोग नामांकन करा सकते हैं। खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। आईपीएल 2026 के 33वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होने वाला है। मैच से ज्यादा खेल प्रेमियों की नजरें इस मुकाबले में रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी पर लगी होंगी। रोहित फिलहाल हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं, उनके इस मैच में खेलने की उम्मीद है। वहीं धोनी भी इस मैच से आईपीएल में वापसी कर सकते हैं। दोनों ही टीमों का प्रदर्शन अब तक कुछ खास नहीं रहा है। 6 मैचों में सिर्फ 2 जीत के साथ मुंबई और चेन्नई अंक तालिका में पीछे हैं। सीएसके को चोटों ने काफी प्रभावित किया है। टीम के शीर्ष स्कोरर आयुष महात्रे चोट के कारण बाकी बचे सत्र से बाहर हो गए हैं। चेन्नई की सबसे बड़ी चिंता टीम संयोजन है। दूसरी तरफ मुंबई का मनोबल पिछले मैच में गुजरात पर मिली जीत से काफी बढ़ा हुआ है। मुंबई की बल्लेबाजी अब थोड़ी संतुलित दिख रही है। 4 भारतीय मुक्केबाजों प्रीति पवार, प्रिया, अरुंधति चौधरी और सचिन को टारगेट ओलंपिक का पोडियम योजना टॉप्स के कोर ग्रुप में जगह दे दी गई है। इन मुक्केबाजों को 2026 एशियाई मुक्केबाजी एलीट चैंपियनशिप में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद टॉप्स में जगह मिली है। 3 अन्य मुक्केबाजों को डेवलपमेंट समूह में शामिल किया गया है। यह फैसला मिशन ओलंपिक सेल की 172वीं बैठक में लिया गया। प्रीति, प्रिया और अरुंधति ने इस महीने की शुरुआत में मंगोलिया में हुई प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि सचिन ने रजत पदक हासिल किया था। एमओसी ने एशियाई चैंपियनशिप में प्रदर्शन के आधार पर आदित्य, दीपक और हर्ष को टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया। इन नए खिलाड़ियों के शामिल होने के बाद टॉप स्कोर ग्रुप में अब 7 मुक्केबाज, डेवलपमेंट ग्रुप में 25 मुक्केबाज और TAGG योजना में 1 मुक्केबाज शामिल है।
आज बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 6:15 बजे खोल दिए गए हैं। इस दौरान मंत्रोच्चार होता रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस पवित्र अवसर पर हजारों भक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी मंदिर परिसर से लेकर आसपास के प्राचीन मठ मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यहां पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार। महीने का आखिरी